दोस्तों, एक महिला को अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए क्या चाहिए? चाहिए उसको कि उसका पति पति उसे बेइंतहा मोहब्बत करे, उसे प्यार करे। उसे चाहिए कि उसके पति की ज़मीन जायदाद हो। उसे चाहिए कि उसके पास पैसा हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसे रास्ते पर चल पाती है जिसकी वजह से ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, बल्कि कई ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है संभल से। संभल किसी परिचय, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, जाना माना शहर है। और संभल में ही एक थाना लगता है, धनारी थाना। और इसी धनारी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, भीरावटी गांव। और इसी भीरावटी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है, इनका नाम है नरेश यादव। नरेश यादव, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है। नरेश यादव के साथ में उनकी पत्नी शीला देवी और उनके बच्चे अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। पूरा परिवार खुश था, ठीक ठाक था। नरेश यादव, जिनकी कुछ ज़मीन थी, उसी ज़मीन में वो खेती किसानी करते थे और उससे जो कुछ पैसे मिला करते थे, उससे नरेश यादव अपना, अपनी पत्नी शीला देवी और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। वैसे तो इस परिवार के अंदर खुशियां थीं, लेकिन इस परिवार की खुशियों को कब किसकी नज़र लग गई, किसी को कानो कान खबर नहीं चली। दरअसल पिछले सप्ताह मंगलवार की बात है। नरेश यादव, जिन्होंने अपने खेत पर लहसुन की खेती कर रखी है। अच्छा, लहसुन की खेती कर रखी है तो कई बार ऐसा होता है कि ये खेत पर जाते तो जंगली जानवर लहसुन की खेती को बर्बाद न कर दें, इसलिए वही सो जाते। और सुबह के तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास, यानी जब सूरज की पहली किरण आती है और लगता है कि सुबह होने वाली है, तो उसी समय जो नरेश यादव होते हैं, ये अपने घर पे आ जाते। इसी तरीके से रूटीन चल रहा था। लेकिन पिछले मंगलवार को जब नरेश यादव अपने खेत की तरफ जाते हैं, खेत पर जाने के बाद में वो अपने खेत की जो देखरेख थी, उस देखरेख को करते हैं और उसके बाद में रात हो जाती है। इधर जो पत्नी थी, जिसका नाम शीला देवी, ये अपने कामों में व्यस्त थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब चूंकि पत्नी शीला देवी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके जो पति हैं रात में खेत पर ही सोएंगे, तो आएंगे नहीं, इसलिए उसे भी कोई चिंता होती नहीं है। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 से 5 बजे का समय होता है, जो पत्नी होती है तुरंत उठ जाती है, क्योंकि इसको मालूम था कि इसके जो पति हैं हमेशा इसी समय घर पे लौट आते हैं। और इस समय जब वो घर पे लौट के आते हैं तो उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो शीला देवी थी, जल्दी उठ गई थी। उसके बाद में इसने जल्दी से चाय नाश्ता तैयार किया। उम्मीद थी कि पति जल्द लौट आएंगे, लेकिन 4 क्या, यहाँ तो 6 बज चुके थे। लेकिन 6 बजे के आसपास भी जो नरेश यादव थे, ये अभी तक लौट कर नहीं आए थे। 6 से 7 बज गए। अमूमन 7 बजे तक नरेश यादव कभी भी खेत पर नहीं रुके थे। अब इस बात की जो चिंता थी, ये शीला देवी को सताती है। इसलिए शीला देवी अपने जेठ मदन लाल के पास पहुंचती है, सॉरी मदन पाल। और मदन पाल के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, यानी मेरे पति, वो रात खेत पर सोने के लिए गए थे, लेकिन 4 बजे तक लौट आते हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। तुम एक बार खेत पर जाकर देखो, या फिर कहीं देखो कि वो कहाँ है। लिहाजा मदन पाल जो होते हैं तुरंत खेत की तरफ का रुख करते हैं। जब वो खेत पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ पर जो नरेश यादव है, ये लेटा हुआ है। अब मदन पाल ये देखकर हैरान होते हैं कि सुबह का सूरज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें भी इनके चेहरे पर पड़ रही होंगी। अमूमन इस समय तक इन्हें उठ जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं उठे। लिहाजा मदन पाल जो था अपने भाई नरेश यादव के पास पहुंचकर उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि नरेश पाल के गले पर एक गमछा लपटा हुआ है। और नरेश पाल जो है, जो अपने गमछे को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हाथ इसी अवस्था में थे, और नरेश पाल की मौत हो गई है। अब देखते ही मदन पाल समझ जाते हैं कि उनके भाई की किसी ने गला दबाकर हत्या की है। लिहाजा इस बात की सूचना पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जब डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है, तो देखने से ऐसा ही लगता है कि शायद जो नरेश यादव थे, ये अपने गले पर लपटे उस फांसी के फंदे को ढीला करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे थे,
और इसी अवस्था में उनकी मौत हो गई। किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उनकी हत्या की है। अच्छा, पत्नी शीला देवी को जब ये बात पता चलती है तो शीला देवी का रो रो कर बुरा हाल होता है और वो एक ही बात कहती है कि ज़मीन विवाद में उनके ही परिवार के लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी। वो 3 नाम परिवार के लोगों के बताती है कि साहब इन्हीं 3 लोगों ने उसके पति की हत्या की है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो शीला देवी के बयान लिखवाते हैं और साथ के साथ शीला देवी से ये भी पूछते हैं, क्या तुम्हारी किसी और से कोई दुश्मनी, किसी और से कोई रंजिश, इनके अलावा किसी और के ऊपर कोई शक हो तो बताओ। लेकिन शीला देवी पुलिस वालों के ऊपर जोर देते हुए कहती कि साहब मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, यही तीनों लोग हैं जो उसके पति की हत्या कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने शीला देवी के बयान तो दर्ज कर लिए थे, लेकिन आज के इस दौर में किसी को भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं ले सकते, इसलिए पुलिस हर एंगल पर बहुत मुस्तैदी से छानबीन कर रही थी। पुलिस सोच रही थी कि ये 3 लोग नाम बताए हैं तो इन तीनों लोगों से पूछताछ कर ली जाएगी, लेकिन उससे पहले पुलिस टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है। सबसे पहले कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जाती है। और दोस्तों, जब शीला देवी की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस को बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला कुछ मिलता है। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस नंबर से शीला देवी लगातार बातचीत कर रही थी और पिछले कुछ समय से ये बातचीत घंटों घंटों तक हो रही थी। ये चीज़ें पुलिस का जो एक तरीके से शक था उसको यकीन में तो बदल रही थी, क्योंकि पुलिस को शीला देवी के बयानों में कुछ ना कुछ झोल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन सवाल यह था कि शीला देवी अगर इस व्यक्ति से बात कर रही थी तो ये ज़रूरी तो नहीं कि इसी व्यक्ति के साथ मिलकर शीला देवी ने अपने पति की हत्या की हो। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले शीला देवी की कॉल डिटेल्स को आगे पढ़ते हैं और जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ का जो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। दरअसल जिस दिन शीला देवी के पति नरेश यादव की हत्या की गई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो हत्या का समय आया, उस समय के बाद भी शीला देवी ने उस नंबर पर बातचीत की थी। लिहाजा शक की अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए पुलिस वाले जिस नंबर पर बातचीत हो रही थी उस व्यक्ति को और शीला देवी को, इन दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है और जब इनकी मेहमान नवाजी की जाती है, इनको फ्रंट सीट पर बैठाकर जब पूछा जाता है तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जो शीला देवी होती है वो कहती है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। अब जैसे ही शीला देवी पुलिस से ये बात कहती है तो पुलिस वाले कुछ देर तक तो शीला देवी के चेहरे को ही देखते रहते हैं कि ये कैसी पत्नी है कि किस तरीके की बात कर रही है। उसके बाद में पुलिस वाले रीज़न पूछते हैं तो शीला देवी बताती है कि दरअसल मेरा प्रेम प्रसंग कई महीनों से चल रहा है और इस बात की जानकारी उसके पति नरेश यादव को चल गई थी और आए दिन वो इस बात को लेकर घर में झगड़ा किया करता था। ना कि घर में झगड़ा किया करता था बल्कि इस बात को लेकर कई बार वो उसकी पिटाई भी कर दिया करता था, जिस वजह से तंग आकर मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की प्लानिंग की। पिछले मंगलवार जब उसके पति खेत पर सोने के लिए गए थे तो उसी समय उसने अपने प्रेमी को कॉल किया और पीछे से खुद भी पहुंच गई। इन दोनों ने मिलकर नरेशपाल की गला दबाकर गमछे से हत्या कर दी और उसके बाद ये प्लान के मुताबिक शीला देवी जो थी वो घर आ गई और सुबह 4 बजे के बाद 1-2 घंटे इंतज़ार किया और उसके बाद नाटक के तहत ये अपने जेठ के पास जाती है और कहती है कि उसके पति अभी तक नहीं आए। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग शीला देवी के चेहरे को देख रहे होते हैं कि 45 साल की ये महिला है, अपनी ऑलमोस्ट ज़िंदगी जी चुकी है, लेकिन अब इसे ज़िंदगी से ऐसा क्या चाहिए था कि इसने अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के फेंक दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचते हो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी लास्ट वीडियो पे आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स थे, क्या आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, जो कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किए थे उसमें पहला कमेंट्स है नवाब जी का और ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कोशिश करें कि आप न्यू केसेस को सर्च करें और फियर स्टोरीज़ को पेश करें। आपकी स्टोरीज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं सुन रही होती हैं तो ऐसे स्किप कर देते हैं। जैसे आज आपकी स्टोरी मैंने सुन चुका हूँ उस्मान सैफ़ी भाई के चैनल पर। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे। तो नवाब जी, आप अच्छी बात कहते हैं, मैं आपकी बात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्राइम में अगर कोई क्राइम होता है तो लोग कवर कर ही लेते हैं। लेकिन हर किसी का सुनाने का, हर किसी की तहकीकात, हर किसी की तफ्तीश, हर किसी की स्टोरी टेलिंग अलग होती है और ज़्यादातर केसों पे मैं अपनी बेहतरीन रिसर्च करके ही आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ।
बाकी सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं, परवेज़ अहमद जी कमेंट्स करते हैं, RK जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मायूस ना हो भाई जी, समय से पहले नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तवक्कल तो अल्लाह ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तो मंसूरी भाईजान जी, इसी प्यार का मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, शुक्रिया आपका। अशबा जी हैं लिखती है, शाविज़ भाई इतने सब्सक्राइबर भी कम नहीं हैं, आप बस ऐसे ही अपना काम करते रहिए, इंशाअल्लाह सब्सक्राइबर मिलियंस में हो जाएंगे जल्द ही। और बाकी कभी कभी किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस बना दिया करो, चाहे इलेक्शन का टॉपिक हो या फिर ईरान और मिडल ईस्ट की कोई न्यूज़ हो। तो क्राइम से हटकर कुछ भी बनाता हूँ तो उस पर व्यूज़ नहीं आते। धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, भैया आपकी स्टोरी सुनने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, आप इसलिए गायब हो जाते हैं पर रेगुलर से वीडियो डालिए आप। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, नाइस फ्रॉम दोहा कतर, जी शुक्रिया आपका। शरीर शर्मा है लिखते हैं, जब देने वाला भगवान है तो क्या मायूस हुआ जाए, उसी पर भरोसा रखो और अपना 100% कम करो और सब सही हो जाएगा। जी शरीर शर्मा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से प्यार देने के लिए। नमस्कार सर जी, वेलकम बैक। प्रादीप बर्मन जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप, खुशी हुई आपको वापस पाकर, शुक्रिया आपका। SKD हैं लिखते हैं, भाई आप मेहनत का करो, फल अल्लाह देने वाला है, दिन किस्मत ज़रूर चमकेगी, शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार बोलते हैं, भैया नमस्कार। सुन त्यागी लिखते हैं, भाई साहब हिम्मत मत हारो, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। रेनू सुन त्यागी शेना बुलंदशहर, आप बस लाइक और कमेंट्स करते रहें। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, हम क्या करें जिससे आपका चैनल अच्छा चले, लाइक और कमेंट्स करें, शेयर कर दें बस। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कई दिनों से आपका वीडियोस नहीं मिल रहा था, आपके वीडियोस डाल नहीं रहे थे या कोई तकनीकी खराबी थी। नहीं मंसूरी भाईजान, सब कुछ ठीक था, बस वीडियो ही नहीं डाल रहा था। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, आधी बार चैनल पर वीडियो डालते हो और रुझान कम हो जाता है और रोज़ गायब हो जाते हो। जी शुक्रिया आपका। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।